हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अपना डेली टारगेट कंप्लीट कर रहे होंगे। तो फिर शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। आज का सबसे पहला टॉपिक है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स थे। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? एक तो इनका डीएनए सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और दूसरा राइबोसोम इनमें 70S प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब कुछ एवोल्यूशन हुआ, कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से ये प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो यूकैरियोटिक सेल में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब यूकैरियोटिक सेल का क्या है, ये प्रोकैरियोटिक से ज़्यादा बड़े होते हैं तो इनकी नीड भी ज़्यादा होगी और इनका डीएनए जो है वो लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और राइबोसोम भी 80S प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसकी नीड ज़्यादा थी जिसकी वजह से ये एनगल्फ कर लेता है दूसरे प्रोकैरियोटिक सेल को। ठीक है, अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल इसके अंदर आया है वो हेटरोट्रॉफिक होता है, यानी कि वो खुद से अपना खाना नहीं बना सकता, उसको रॉ मटेरियल कहीं और से चाहिए। तो अब यहाँ सिम्बायोंट होंगे ये, क्योंकि यहाँ पे जो यूकैरियोटिक सेल है वो इस प्रोकैरियोटिक सेल को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है और बदले में ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो इसको एटीपी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, तो अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कह दिए। ठीक है, अब इसके बाद भी ये यूकैरियोटिक सेल का नीड पूरा नहीं हुआ तो जिसकी वजह से वो दोबारा एक और प्रोकैरियोटिक सेल को अपने अंदर ले लेगा। इस बार ये जो सेल है ये भी सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड है और इसमें भी 70S राइबोसोम प्रेजेंट है, लेकिन बस फर्क ये है कि इस बार ये ऑटोट्रॉफिक है। ठीक है, यानी कि ये खुद से अपना खाना बना सकता है। इसको हम क्लोरोप्लास्ट कह दिए और ये इस यूकैरियोटिक सेल को फूड प्रोवाइड करेगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास दो सेल आ गए, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया है, एक क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में सिमिलैरिटीज देखें तो दोनों का ही सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और दोनों के पास ही 70S राइबोसोम प्रेजेंट है। बस माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हेटरोट्रॉफिक होता है और क्लोरोप्लास्ट ऑटोट्रॉफिक होता है और दोनों के पास ही टू मेम्ब्रेन्स होते हैं, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। बस माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें इन्वेजिनेशन होते हैं जिसको हम क्रिस्टा कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको मैट्रिक्स कहते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो सब्सटेंस प्रेजेंट है, जो भी मटीरियल, उसको स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट में थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम होता है जिसको कि थाइलाकॉइड कहेंगे और थाइलाकॉइड के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट है वो ल्यूमेन कहलाता है। ठीक है, अब ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड जो है उसको ग्रेना कहते हैं और दो ग्रेना को जो अटैच्ड करता है जो लेयर, उसको स्ट्रोमा लेमेला कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉस्फोराइलेशन। एडिशन ऑफ फॉस्फेट इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन और इसके टोटल 3 टाइप होते हैं: फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है? एटीपी का बनना इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फिर है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन के प्रेजेंस में एटीपी का बनना। और उसके बाद है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यानी कि सबस्ट्रेट से सीधे हमें फॉस्फेट मिलता है और उससे जब एटीपी बने उसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो फॉस्फोराइलेशन होता है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है और क्लोरोप्लास्ट में जो फॉस्फोराइलेशन होता है वो फोटोफॉस्फोराइलेशन है। तो अब डिसिमिलैरिटीज बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है और उसमें जो मटेरियल प्रेजेंट है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं और इसमें टू मेम्ब्रेन सिस्टम है। अब क्लोरोप्लास्ट में हम देखें तो क्लोरोप्लास्ट में फोटो फॉस्फोराइलेशन होता है और इसमें जो मटेरियल प्रेजेंट है उसको स्ट्रोमा कहते हैं और इसमें 3 मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। तो यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहला तो है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर नॉट पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट यानी कि ये हार्मफुल टू होस्ट होते हैं। ठीक, लेकिन ये नॉट पैरासाइट है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो पैरासाइट नहीं होते बल्कि ये तो बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को और क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्लूकोज या फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर नॉट फुल्ली ऑटोनोमस। फुल्ली ऑटोनोमस मतलब कि
वो मतलब डिपेंडेंट नहीं है किसी और चीज़ पर, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं, ये डिपेंडेंट होता है सेल पर, यूकैरियोटिक सेल पर फॉर सबस्ट्रेट, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोवाइड करेगा ये यूकैरियोटिक सेल क्लोरोप्लास्ट को, तभी ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्लूकोज बनाएगा। और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के लिए क्या है कि ये ग्लूकोज जब माइटोकॉन्ड्रिया को मिलेगा तभी वो एटीपी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल पे। और थर्ड स्टेटमेंट हमारा ये है कि ये सेमी ऑटोनोमस होते हैं। सेमी ऑटोनोमस यानी कि कुछ चीज़ें हैं इनके पास अपनी, जिससे कि वो डिपेंडेंट नहीं होते, मतलब उन चीज़ों के लिए बस डिपेंडेंट नहीं होते वो यूकैरियोटिक सेल पर। तो कौन सी चीज़ें हैं, एक तो डीएनए है इनका, इनके पास डीएनए है जो कि खुद को रेप्लिकेट कर सकता है। सेकंड है कि ये खुद से अपना एंजाइम सिंथेसिस कर सकते हैं। और जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैं वो प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट से ही बनते हैं, यानी कि पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट थे उन्हीं से न्यू माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बनेंगे। तो इन तीन चीज़ों के लिए ये डिपेंडेंट नहीं होते हैं यूकैरियोटिक सेल पर। तो अब हम देखें कि ये माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सन है। सन क्या है, हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिससे कि प्लांट जो है वो एनर्जी लिया, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट जो प्रेजेंट है प्लांट में वो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनाया। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। तो इनके बॉन्ड में जो है वो प्लांट अपना एनर्जी स्टोर करता है। प्लांट में जो एनर्जी स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। उसके बाद इसको एनिमल ने खाया इस ग्लूकोज को। तो जब ये ग्लूकोज, अब एनिमल के बॉडी में जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, तो ये ग्लूकोज जब माइटोकॉन्ड्रिया को मिलेगा तो इससे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी बनाएगा। तो ऐसे ये पूरा सिस्टम होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोप्लास्टेड, ठीक है। इसमें तीन टाइप होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस होता है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है और क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलरफुल होता है। तो अब क्लोरोप्लास्ट में जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल के अंदर हमारा मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और साथ में उसके एक प्रोटीन चेन होता है। तो क्लोरोफिल में दो टाइप होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए में मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा और साथ में जो प्रोटीन चेन होगा वो CH3 का होगा। और क्लोरोफिल बी में जो है उसमें भी मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा, लेकिन साथ में जो प्रोटीन चेन है वो CHO का होगा। अब यहाँ एक बात याद रखने वाली है कि क्लोरोफिल एंड हीमोग्लोबिन में, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है और हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है और साथ में दोनों के ही प्रोटीन चेन होता है। अब नेक्स्ट हम बात करें क्रोमोप्लास्ट की, तो ये कलरफुल प्लास्टिड होता है और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट को। और नेक्स्ट है हमारा ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस होता है और इसका काम है स्टोरेज का। तो ये तीन चीज़ें स्टोर करता है, एक कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन और तीसरा ऑयल। तो जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है उसको अमाइलोप्लास्ट कहते हैं, जो प्रोटीन को स्टोर करता है उसको एल्यूरोप्लास्ट कहते हैं और जो ऑयल को स्टोर करता है उसको एलायोप्लास्ट कहते हैं। उसके बाद यहाँ दो पॉइंट है याद रखने वाली, ठीक है। सबसे पहली बात ये कि लाइसोसोम के अलावा हर चीज़ ER में सिंथेसाइज होता है। और दूसरी बात ब्रेकडाउन ऑफ शुगर, तो अगर स्टार्च या ग्लाइकोजन से हमारा ग्लूकोज बन रहा है तो वहाँ तो नॉर्मल ब्रेकडाउन ऑफ शुगर हो रहा है, ठीक है, स्टार्च और ग्लाइकोजन से बन रहा है। और अगर इसके अलावा लाइक ऑयल या लिपिड से ग्लूकोज बने तो उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रोबॉडीज। तो सबसे पहले तो माइक्रोबॉडीज सिंथेसाइज इन ER और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है और इसके तीन टाइप होते हैं, परऑक्सीसोम, स्पाइरोसोम एंड ग्लाइऑक्सीसोम। तो सबसे पहले स्पाइरोसोम का हम देखें तो ये प्लांट लाइसोसोम, पहले इसको प्लांट लाइसोसोम माना जाता था। और दूसरा इसमें ये यहाँ सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ लिपिड बनता है और स्टोर भी होता है। और नेक्स्ट है हमारा ग्लाइऑक्सीसोम, तो यहाँ ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड होता है, लिपिड से हमारा ग्लूकोज बनता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो उसके बाद है हमारा परऑक्सीसोम। तो परऑक्सीसोम में सबसे पहले परऑक्साइड होता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है और फोटो रेस्पिरेशन में। फोटो रेस्पिरेशन के बारे में हम किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे। डिटॉक्सिफिकेशन का हम देखें तो SER में भी डिटॉक्सिफिकेशन हमारा होता है और दूसरा परऑक्सीसोम भी डिटॉक्सिफिकेशन करता है।
तो SER में क्या है कि जो नॉन पोलर सब्सटेंस होते हैं या फिर जो इनसॉल्यूबल इन वाटर है, वहाँ OH को ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पोलर हो जाता है और वो वाटर में सॉल्यूबल हो जाता है और फिर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। उसके बाद हम परऑक्सीसोम का देखें तो यहाँ रिमूवल ऑफ H+ आयन होता है, यानी कि जो नॉन पोलर सब्सटेंस था और यानी कि जो इनसॉल्यूबल इन वाटर था, उससे H+ आयन निकाल दें तो फिर वो पोलर सब्सटेंस हो जाता है और सॉल्यूबल इन वाटर हो जाता है, जिसके बाद वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब ये जो H+ आयन निकला है, ठीक है, परऑक्सीसोम में डिटॉक्सिफिकेशन में, तो वो जाके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि O2 के साथ। ठीक है, तो वहाँ पर ऑक्सीसोम में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है पर ऑक्सीडेज, जो कि पर ऑक्साइड बनाता है, यानी कि ये जो H+ आयन प्लस O2 रिएक्ट हुआ तो बना पर ऑक्साइड, यानी कि H2O2। ये अनस्टेबल होता है, इस वजह से ये ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, तो ये ब्रेक डाउन होगा H2O एंड O में। तो O जो है वो बहुत ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और बहुत डेंजरस होता है। तो इस वजह से यहाँ इस ब्रेकडाउन को रोकने के लिए दूसरा एंजाइम आता है कैटालेस, जो कि इस H2O2 को यानी कि पर ऑक्साइड को ब्रेक कर देता है H2O एंड O2 में, यानी कि वाटर एंड ऑक्सीजन में। और उसके बाद एक और बात है कि पर ऑक्साइड जो है पहले वुंड को क्लियर करने में हेल्प करता था। इसमें क्या होता था, जो भी टिश्यू डैमेज है वहाँ पर ऑक्साइड डालें तो वो टूटता था H2O में और O में। ठीक है, यानी कि वाटर एंड O में। तो O जो है वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, डेंजरस होता है, तो वो टिश्यू को तो क्लीन कर देता था, वो वुंड पूरा क्लीन हो जाता था, लेकिन अब उस टिश्यू में जो कैपिलरीज आती थी वो उसको ब्लॉक कर देता था। ठीक है, उसको भी वो जला देता था, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन जो है उस टिश्यू के पास फिर पहुंच नहीं पाती थी, और जिसकी वजह से वो टिश्यू कभी भी फुल्ली हील नहीं हो पाता था, मतलब पूरे तरीके से ठीक नहीं हो पाता था। इस वजह से अब इस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइटोस्केलेटन। तो सबसे पहले स्केलेटन का क्या काम होता है, वो मूवमेंट में हेल्प करता है, मेंटेन शेप एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब जो साइटोसोल होता है, पहले के साइंटिस्ट मानते थे कि साइटोसोल में जो सेल ऑर्गेनेल है वो डिप्ड है बस। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ तो पता चला कि साइटोसोल में सेल ऑर्गेनेल जो है वो फिक्स्ड पोजीशन पे हैं प्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ ट्यूब्यूल एंड फाइबर्स। ठीक, तो अब साइटोस्केलेटन के 3 टाइप होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो ट्यूबुलेंट प्रोटीन से बना है, ये हॉलो होता है और ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। फिर हमारा माइक्रोफिलामेंट, ये एक्टिन प्रोटीन से बना हुआ है, ये सॉलिड होता है और ये कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। उसके बाद है हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट, तो ये बहुत सारे प्रोटीन से बना हुआ होता है और ये भी कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। अब फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन से हम नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज करेंगे। ठीक है, फिर अल्लाह हाफ़िज़।